मुझे ये बताइएगा, जो लोग आना चाहते हैं इवेंट मैनेजमेंट के बिज़नेस में या इसको सीखना चाहते हैं, आपके ख़्याल में उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस बिज़नेस में आ सकते हैं? सबसे पहले तो इसको सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम किसी यूनिवर्सिटी से या बड़ी किसी चीज़ से हम कोई क्लासेस ले लेंगे तो हम इसको विन कर सकेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये प्रैक्टिकली करना पड़ता है और अगले के इमोशन के साथ हमें अपना इमोशन जोड़ना पड़ता है। एक अच्छी क्रिएटिविटी माइंड के साथ हम आएंगे और तभी जाके हम विन कर सकते हैं इसको। आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है कि मतलब आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए, कलर स्कीम आपको बनानी चाहिए, थीम कैसे हमने सेट करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, हम हमेशा ही ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं जिनके काम से, जिनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो वैसे तो एक इवेंट मैनेजर हैं, लेकिन इसके साथ एमआरएलएस की जो हैं वो सीईओ हैं। ये एक कंपनी है जो इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी जो स्टोरी थी, यानी इन्होंने जॉब से इवेंट मैनेजमेंट के कारोबार का सफ़र किस तरह शुरू किया और क्या क्या चैलेंजेस देखे, इन सब चीज़ों पे हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुआ मिर्ज़ा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप बेशुमार इवेंट्स मैनेज करवा चुके हैं, कुछ आपने इंटरनेशनली भी किए हैं, दुबई में भी किए हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं, आपने जब जॉब क्विट करके सोचा कि मैं इवेंट मैनेजमेंट के बिज़नेस की तरफ आऊँ, तब क्या आपकी थिंकिंग थी, क्या विज़न था और ये फ़ैसला क्यों लिया? फ़ैसला इसलिए लिया क्योंकि लाइफ की स्ट्रगल देख के हर बंदे का दिल करता है कि वो एक कामयाबी की तरफ अपना कदम बढ़ाए। तो मैं पहले स्टार्ट जो मैंने लिया था तो मैंने जॉब से ही स्टार्ट लिया था। ब्रांड एक्टिवेशन की थी, उसमें एज अ मैनेजर मैं कर रही थी। एक दिन मुझे वैसे ही लक्स का इवेंट्स था हमारा, तो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उस पर, मतलब कि कोई मैनेज नहीं हो सका मुझसे फ्लोरिस्ट। तो मैंने वो सारा जो काम था वो मैंने खुद मैनेज किया। उसकी पूरी वॉल मैंने खुद फ्लावर के साथ बनाई थी, रोज़ेस के साथ, पिंक रोज़ेस के साथ। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा और फिर उसके बाद मेरे कुछ ऐसे लोगों के साथ वहाँ पे मिलना भी हुआ इवेंट पे कि उन्होंने मुझे ऑफ़र करवाया मेरी क्रिएटिविटी देख के कि आप बहुत अच्छा आपने मैनेज किया है, और मैंने उनको बताया कि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ये वो सब ना। तो खैर उन्होंने मुझे मतलब प्रपोज़ल दिया कि आप हमें ज्वाइन करें। सही। देन मैंने फिर सोचा कि चलें, अच्छी बात है, ठीक है। तब वहाँ पे जो मेरी सैलरी थी वो बहुत कम थी, मतलब 45 अराउंड कुछ मंथली बन जाती थी। सही। लेकिन उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया और विद इन 6 मंथ के अंदर मैंने पूरा सेटअप अपने बिहाफ पे खुद बनाया। सही। ठीक है, और मुझे कुछ स्ट्रगल काफ़ी मतलब फ़ेस करनी पड़ी, लेकिन मेरा स्टार्टअप इतना अच्छा था और अल्लाह ताला ने एक ऐसा वसीला बनाया मेरी लाइफ में कि उन्होंने मुझे मतलब प्रपोज़ल दिया। फिर मेरी अपनी एफ़र्ट्स से मैंने मतलब इवन कि मेरे पास जब स्टार्ट लिया था ना, मेरे पास इवेंट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। सही। मतलब बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो काम आप बता रही हैं, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग ये भी आपके काम के अंदर शामिल है या ये वैसे ही आपको बस शौक़ था? मुझे शौक़ डेवलप उस दिन के बाद ही हुआ, ठीक है, और पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये काम करूँगी। लेकिन जैसे जैसे मैं ये काम करती गई तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हो गया। फिर मैंने एनसीए में कुछ अर्सा मतलब क्लासेस भी ली, लेकिन क्लासेस बहुत ज़्यादा जो था ना वो मैंने प्रैक्टिकली काम करके सीखा। और वो मतलब कभी अच्छा हो गया, कभी बुरा हो गया, लेकिन उसको ना एक विज़न बना लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, बड़ा ज़बरदस्त है कि आप लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं, आप उनके सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं, आप उनको बड़ा एंजॉय करते हैं, उनके एंजॉयमेंट के साथ हम लोग भी कर रहे होते हैं ना। तो अब जाके स्टेज ये हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मैं कहूँगी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत मेरा अच्छा सब कुछ चल रहा है। मैम, इस फील्ड में अगर मैं ये आपसे पूछूं कि क्या चैलेंजेस आपने देखे और क्या फेस किया जब आपने मूव किया, इस फील्ड को ज्वाइन किया, आपको क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या लगा? सबसे ज़्यादा मुश्किल तो ये कि हमारे पाकिस्तान में एक वुमेन के लिए काम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर परफेक्शन देखें ना कि भाई कोई भी हमें सपोर्ट करेगा, वो भी मतलब एज अ सिस्टर समझ लें, एज अ कोलीग समझ लें, वो बहुत मुश्किल होता है। सही। एक दो लोग थे जिन्होंने मुझे यहाँ पे सीढ़ी तो चढ़ाई है,
ठीक है, और मैं अपने बिहाफ पे मैंने अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से मैंने बहुत ज़्यादा इसको जल्दी इम्प्रूवमेंट भी दिखाई है। मैंने इस काम को सीखने की कोशिश की, मतलब बड़ा इंटरेस्ट मैंने किया। मेहनत में तो कोई शक नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत रुकावटें मतलब की हैं। आजकल के ज़माने में आपको पता है कि एक लड़की के लिए बाहर निकल के काम करना बहुत मुश्किल है। वो काफ़ी सारे फेस किए मैंने प्रॉब्लम्स, और अल्लाह ताला से सिर्फ एक ही दुआ की थी और नीयत भी यही थी कि इंशाल्लाह रिज़्क़ हलाल और मेहनत से ही आगे इसको मतलब मज़ीद इम्प्रूवमेंट में लाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, काफ़ी ऐसे लोग आए हैं जो बिल्कुल गैर मुनासिब थे, लेकिन अपने तवक्कल के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया विन। मैम, अमेरिलिस की आपने बुनियाद कब रखी और इसका आगाज़ कब और कैसे हुआ? ऑलमोस्ट मुझे इस फील्ड में कोई 8 इयर्स हो गए। आई थिंक 2014 या 15 से मैंने स्टार्ट लिया था। तो अभी स्टिल माशाल्लाह से मैं काम कर रही हूँ और काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ अटैच हैं। हनीफ ज्वेलर्स मेरा परमानेंट क्लाइंट है, फिर उसके बाद नियर कारपेट वाले, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मुगल स्टील मिल वाले, और पॉपुलर स्पाइस वाले। सियालकोट में मैंने बहुत काम किया, मतलब काम भी बहुत किया और वहाँ पे लॉस भी बहुत हुआ। उसकी वजह से काफ़ी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन स्टिल वही अल्लाह ताला पे यकीन था कि इंशाल्लाह कि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि फील्ड भी छोड़ दो, और मुझे एक टाइम पे ये भी फील हुआ कि मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि बहुत स्ट्रगल, बहुत इन्वेस्टमेंट का काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टिल मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ, काम कर रही हूँ। अभी जो आपकी कंपनी है वो करंटली किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और रिसेंट आपका क्या वर्क है? हम लोग बेसिकली वेडिंग्स तो कर ही रहे हैं, ठीक है। वेडिंग्स के अलावा हम कॉर्पोरेट को भी देखते हैं, ठीक है, गेट टुगेदर्स को भी देखते हैं, और उसके बाद मतलब ये कि अदर्स जो घरों में काम होते हैं जैसे फैमिली डिनर्स होते हैं, ये भी सारे हम लोग मैनेज करते हैं। हमारा बेसिकली ओकेजन से रिलेटेड सारा मतलब काम है। सर्विसेज में हमारा फूड भी आ जाता है, फ्लावर का भी काम आ जाता है, फिर उसके बाद हमारा मतलब केटरिंग का भी होता है। तो हम कंप्लीट सेटअप पे काम कर रहे हैं। सही। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने इंटरनेशनल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त है। हमारी इस मार्केट से, पाकिस्तान की मार्केट से इंटरनेशनल पे मुझे बड़ा मतलब बेनिफिट भी नज़र आया है। क्लाइंट भी बहुत अच्छा होता है, पैसे भी ठीक देता है। फिर सेकेंडली ना उनकी इतनी हेडेक नहीं होती है। हमारे मतलब इस पाकिस्तान के अंदर मतलब बहुत भरा हुआ, बहुत ज़्यादा काम मांगते हैं, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा होता है, बहुत एलिगेंट, बड़ा सॉफ्ट सा टच होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं होता है। और सबसे मज़े की बात है एक इम्पोर्टेड फ्लावर्स में होता है, तो वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बड़ा अच्छा होता है, और एक्सपीरियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैम, आपकी जो कंपनी है अमेरिलिस, इसके टीम मेंबर्स के बारे में और ये किस तरह से चल रही है, इस बारे में बताएं। फ़िलहाल तो मैं इसको खुद ही ऑन कर रही हूँ अपने बिहाफ पे। बाकी जो टीम मेंबर्स हैं वो लाइक मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, ठीक है, और उसके बाद बाकी जो वर्कर्स हैं वो हम लोग ने रखे हुए हैं। और हमारा जो सेटअप है वो इस टाइम है बरखी रोड पे, LSE के साथ ही, यूनिवर्सिटी के साथ है, ठीक है। वहीं पे है फार्म हाउस है, और वहाँ पे ही हमने अपना ऑफिस भी सेट किया हुआ है, वेयर हाउस भी वहीं पे है, और काफ़ी अरसे से मैं वैसे उसी साइट पे ही काम कर रही हूँ। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, जो लोग आना चाहते हैं इवेंट मैनेजमेंट के बिज़नेस में या इसको सीखना चाहते हैं, आपके ख्याल में उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस बिज़नेस में आ सकते हैं? सबसे पहले तो इसको सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम किसी यूनिवर्सिटी से या बड़ी किसी चीज़ से हम कोई क्लासेस ले लेंगे तो हम इसको विन कर सकेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें ये प्रैक्टिकली करना पड़ता है, और अगले के इमोशन के साथ हमें अपना इमोशन जोड़ना पड़ता है। और अगर कह देंगे ना कि 2 से 3 दिन में या 1 साल में, 1.5 साल में हम सीख जाएंगे, नहीं। जब तक हम अपने इमोशंस अपने क्लाइंट के साथ नहीं रखेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। और आज का जो टाइम चल रहा है, जितना कंपटीशन है, अगर हम बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देंगे, ठीक है, एक अच्छी क्रिएटिविटी माइंड के साथ हम आएंगे, और तभी जाके हम विन कर सकते हैं इसको। स्किल्स की अगर हम बात करें तो इवेंट मैनेजमेंट में बेसिक 2-3 स्किल्स जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप कामयाब हैं, वो स्किल्स कौन से हैं? क्रिएटिव होना पड़ता है, आपको अपने सेटअप चेंज करने पड़ते हैं, आपको क्लाइंट की साइकी समझनी पड़ती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी वर्किंग जो है ना, वो चाहे आप इंटरनेट से करें, स्टडी से करें, प्रैक्टिकली होके करें, आपको अपनी स्टडीज़ बहुत करनी चाहिए इस काम को लेके, क्योंकि हर बंदे का माइंड, उसकी ख्वाहिशात, उसकी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं,
और आजकल इतना कुछ है कि मतलब जो इंटरनेशनल बेस पे काम हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पाकिस्तानी भी बहुत ऐसे हैं जो मांगते हैं। सही। ठीक है, तो आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है कि मतलब लाइक आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए, कलर स्कीम आपको बनानी चाहिए, थीम कैसे हमने सेट करनी है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत मैटर करती है। सबसे बड़ा स्किल इसमें यही है कि आप बैठे हैं और क्लाइंट आपके सामने और आप उसको A to Z जो है ना उसका माइंड पढ़ें और उसके बाद एक नया से नया काम दें। सही। मतलब लाइक वो ही नहीं कि जो इधर उधर रिपीट हो रहा हो, छोटे भी वही कर रहे हैं, बड़े भी वही कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रेगुलर काम नहीं करना चाहिए। मैम जैसे कोविड में इवेंट्स बहुत कम हुए, तो इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? बिल्कुल करनी पड़ी। कोविड में आपको पता है एक तो मतलब हमें स्टॉप कर दिया था ना कि हमने कोई गेट टुगेदर करना नहीं है। बिल्कुल ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रॉब्लम था सबसे बड़ा। फिर उसके बाद कुछ ऐसे मतलब सिनेरियो भी देखने पड़े कि भाई लोगों की डेथ हो रही है और बड़ा मसला मसाइल है और कुछ हुआ भी है ऐसे, ठीक है, कोविड एक वबा थी या जो भी था। फिर उसके बाद जो हमें फेस करना पड़ा सबसे ज़्यादा मतलब बिज़नेस का जो लॉस हुआ है वो मेरे ख्याल से हम लोगों को ही फेस करना पड़ा। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा काम ही गैदरिंग वाला था और गैदरिंग अलाउ नहीं थी। सही। तो काम बहुत कम था और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे तक तो हम लोगों ने काम किया ही नहीं है। आफ्टर कोविड हमने स्टार्ट किया काम, कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए, कोई मास्क और मतलब सैनिटाइज़र ये वो सब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके थोड़ा बेहतर हुआ है। लेकिन कोविड में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, मतलब हमें हमारे गोदाम के खर्चे हैं, लेबर के हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें फेस करनी पड़ रही थी। और आपको पता है एक डेली इनकम जो आ रही होती है वो तो स्टॉप ही थी। बिल्कुल ऐसे ही। वो नहीं आएगी तो डेफिनेटली हम कैसे विन कर सकते हैं, और वो लॉस में ही जा रहा था। मैम आपकी लाइफ में आपकी इंस्पिरेशन कौन है, या वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में? मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, सलमान भाई, और सलमान ग़री नाम है उनका, और SG इवेंट के नाम से उनका इवेंट है। तो स्टार्टअप मैंने वहीं से लिया था। सही। फिर मैंने मतलब माशाल्लाह से आपको बताया कि मेरी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट थी और बड़ी लगन भी थी इस काम में। मैंने बड़ी मेहनत की है और बड़ी मेहनत करके मैं इस मकाम तक पहुंची हूँ। मतलब लाइक मैं एक सैलरी पर्सन थी, मेरा मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टिल अपने काम के साथ और अपने मतलब जो भी है फ्यूचर के साथ बड़ी लॉयल्टी दिखाई और मैंने बड़ी स्ट्रगल की, और उन्होंने मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट किया था। फिर अगली दौड़ जो थी वो मेरी अपनी थी और मैंने खूब दौड़ा। मैम फ्यूचर में कोई आपका गोल है अपनी कंपनी के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, इसको इन्हेंस करने के हवाले से, तो वो आप बताएं। डेफिनेटली अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इंटरनेशनल पे काम करूँ। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, मार्केट बहुत अच्छी है, क्लाइंट बहुत अच्छा है, तो अब इंटरनेशनल बेस पे जो है ना वो हम ज़रूर करेंगे। अच्छा मैम, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? मैं वीडियोस पे देखती हूँ और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे बहुत ही पसंद है। और उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक यूथ को लेके और लाइफ को लेके किसी भी टॉपिक पे बहुत अच्छे होते हैं। मैं बहुत पसंद करती हूँ और बड़ी शौक से वीडियो उनकी देखती हूँ। और मैं लाइक अपने स्टेटस पे भी शो करती हूँ क्योंकि कुछ वर्डिंग्स ऐसी होती हैं मज़े की जो आपकी ज़ाती लाइफ पे भी होती हैं, साथ आपके मतलब काम पे आपको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं प्रमोट करते हैं, जैसे वो कहना चाहिए उम्मीद देते हैं कि भाई अगर ये चीज़ गलत हो रही है आपकी लाइफ में तो ये ठीक भी हो सकती है। मैम अपनी ज़िंदगी में आप कभी ना उम्मीद हुई हो, या कोई ऐसा वक्त आया हो जब आपको ऐसा लगा हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, या एक स्टक फेज़ आता है बंदे की लाइफ में, जाहिर है कि लीन पैच जिसे कह लें, तो उस वक्त में आपने क्या किया, अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ख़वातीन हमारा इंटरव्यू देख रही हैं, स्पेशली जो किसी क्राइसिस में से गुजरती हैं, या कोई भी ऐसा शख्स जो इस वक्त किसी तकलीफ़ में है, तो उससे एक पैगाम मिले। मैंने बहुत टफ लाइफ देखी है। लाइक 2010 में मेरी शादी हुई थी। मैं बिलोंग करती हूँ कराची से, और जैसे कहते हैं ना कि मेरे वालिद साहब नहीं हैं, ठीक है। और जब मेरी शादी हुई तो मैंने आपको बताया था कि मैंने इवेंट्स मैनेजमेंट ब्रांड एक्टिवेशन का काम शुरू किया था, ठीक है, एज अ जॉब, एज अ मैनेजर वहाँ पे काम कर रही थी। मैंने बड़ी स्ट्रगल देखी है अपनी लाइफ में, मैंने अपने बिहाफ पे ये कंपनी भी स्टैंड की है। फिर इसमें बहुत नफ़े नुकसान मेरे होते रहे, नफ़ा बहुत कम लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होते रहते थे। वो वही बात थी कि मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती थी, मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट तरीके से चलती थी, कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, वो सब। मेरा सियालकोट में बहुत बड़ा लॉस हुआ था और वहाँ पे हेरिटेज के नाम से
मार्की है, फैसल चीमा के वो हैं, उनके साथ मैंने काम किया। मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ा। एक तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट की वो बहुत ज़्यादा थी, फिर उसके बाद जो मैंने उनसे कैश लेना था वो उन्होंने मुझे नहीं दिया। ठीक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इसको लेके। लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप मूव कर जाओ, जॉब कर लो, आपका मतलब क्लाइंटेज अट्रैक्शन बहुत अच्छी है, आप बड़ी अच्छी डीलिंग कर लेती हो, मार्केटिंग को बहुत अच्छे समझती हो। लेकिन मैंने स्टिल अपने पैरों पे खड़ी रही। फिर उसके बाद कोविड का मुझे फेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा वो भी मुझे प्रॉब्लम्स आई। इवन दैट के मतलब ऐसे हालात पैदा हो गए थे वाकई, जो कोविड में लोग कहते थे ना कि हमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कि इवन कि हमारा किचन भी ठीक नहीं चल रहा स्टिल। लेकिन मैं अपने अल्लाह पे बहुत यकीन करती हूँ और अल्लाह ताला की ही मदद से मैं आगे अपने आप को मज़ीद जैसे कहना चाहिए कि अपने आप को हिम्मत देती हूँ कि नहीं मैं कर सकती हूँ। जब मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा, एक अगर प्रॉब्लम आ भी गई है तो कोई मसला नहीं। लेकिन वक्ती तौर मुझे बहुत अजीब सा लगा, कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन इस टाइम पे, इस स्टेज पे मैं ये समझती हूँ कि नफ़ा नुकसान, प्रॉब्लम्स ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझेंगे और अल्लाह से ना उम्मीद होंगे तो आप कभी भी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपने आप को आपको स्टेबल करने के लिए आपको अल्लाह पे यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। एक उम्मीद ख़त्म भी होने के बाद भी ना आपको एक उम्मीद अल्लाह की ज़ात से ज़रूर होनी चाहिए कि आपका वाहिद जो आसरा है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपका अल्लाह है, जिन्होंने आपको हर हाल में सपोर्ट करना। और ऐसा कोविड में भी हालांकि इतने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी। लाइक ईद, त्यौहार, मीटिंग्स, आना जाना। मेरे डेली बेसिस का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं बाहर जाती हूँ, क्लाइंट के साथ बैठती हूँ, तो जहाँ पे भी बैठना है, कॉफ़ी, चाय, ये वो सब हमें करना पड़ता है। डेली बेसिस पे मेरा 10 से 15 हज़ार रुपये का एक मामूली सा ख़र्चा है, मतलब ये हमें करना पड़ता है। तो वो तक हुआ है बहुत नाउम्मीद होने के बाद ना। एंड इस टाइम पे कोई भी मसला होता है, कुछ भी होता है, मैं उसको ज़्यादा बॉदर नहीं करती। मैं कहती हूँ कि नहीं, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। और मेरे यकीन से ही अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं जब चीज़ों को मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया ना, तो आज मैं स्टेबल हूँ और मैं मुतमिन भी हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा भी होता है और बहुत कम भी होता है, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह पे तवक्कल करके उसको सब्र शुक्र के साथ उस टाइम को गुजार लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दुआ मिर्ज़ा साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपने बहुत अच्छा एंड पे मैसेज दिया, जिसमें ज़ाहिर है कि वो आपकी एक तकलीफ़ भी थी थोड़ी सी जो हमें नज़र आ रही थी। लेकिन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे इस इंटरव्यू में एक मैसेज था, और उन लोगों के लिए जो किसी भी ट्रेजेडी या क्राइसिस से गुजरते हैं, कि ज़िंदगी में हर तरह का वक्त आता है और फिर वो वक्त गुजर भी जाता है। अच्छा वक्त और बुरा वक्त दोनों ज़िंदगी का हिस्सा हैं, आप किसी से भी बच नहीं सकते। बस ये है कि अगर आपका यकीन मजबूत है तो उससे आप डैमेज नहीं होते, आप पुरसुकून रहते हैं, आप पुरएतमाद रहते हैं और आप अपने ज़िंदगी के फ़ैसले अच्छे ले पाते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।